मिस्र की तारीख मलका क्लियोपेट्रा की बेमिसाल हुस्न और उनकी पुरस्कार शख्सियत के तज़किरे के बगैर अधूरी है। इन्हें हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागन जैसे अलक़ाबात से नवाजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने ही दो सगे भाइयों के साथ शादी क्यों की और अपने आप को एक जहरीले अफ्रीकी कोबरा सांप से रसवाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा क्यों किया? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों और इन जैसे और बहुत से सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मलिका क्लियोपेट्रा मिस्र की सल्तनत बतलीमूस की आखिरी मलिका थी और इन्होंने सन 91 कबल मसीह से 30 कबल मसीह तक हुकूमत की। बतलीमूस ख़ानदान ने मिस्र पर तकरीबन 300 साल तक हुक्मरानी की और कदीम बादशाहों जिनको फ़िरौन कहलाने का शौक़ था उनका ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से था। तारीखदानों के मुताबिक इस ख़ानदान में तकरीबन 7 क्लियोपेट्रा नाम की मलकाएँ गुजरी हैं, जिनमें से आखिरी और 7वीं मलका क्लियोपेट्रा को इसके हुस्न और पुरवकार शख्सियत की वजह से सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई और इसकी पुरवकार शख्सियत को पाने के लिए रोम के बादशाहों ने बहुत सी जंगें लड़ी। वो अपने हुस्न और जहानत की वजह से एक पुरस्कार शख्सियत थी। वो हमेशा से ही सल्तनत रोम पर काबिज होने की ख्वाहिशमंद थी। मलिका क्लियोपेट्रा की शादी के मुतालिक भी तारीख में बहुत कुछ रकम है। क्लियोपेट्रा के 2 भाई थे और वो दोनों 13वें और 14वें फ़िरौन के तौर पर जाने जाते थे। कदीम मिस्र में बादशाह अपने आप को फ़िरौन कहलाना पसंद करते थे और इनके यहाँ रवायत थी कि वो अपनी ही बहन से शादी करते थे। इसलिए सन 51 कबल मसीह में जब क्लियोपेट्रा के बाप का इंतकाल हुआ तो उसके सगे भाई ने, जो इससे बड़ा था, क्लियोपेट्रा के साथ शादी कर ली। शादी के वक्त क्लियोपेट्रा सिर्फ 11 साल की थी। 7 साल बाद क्लियोपेट्रा के भाई, जो उसका शोहर भी था, का इंतकाल हो गया और इसके छोटे भाई ने, जो सिर्फ 13 साल का था, अपनी 18 साल बहन से शादी कर ली। क्लियोपेट्रा, जो 11 साल की नाबालिग उम्र में अपने शोहर की भरपूर जवानी का निशाना बनी थी, इसके लिए अपने नाबालिग 13 साल शोहर के साथ रहना नामुश्किल हो गया और वो हवस की पुजारन बन गई और उसने बेहतर से बेहतर मर्द की तलाश मरते दम तक जारी रखी। क्लियोपेट्रा के कमसिन भाई ने, जो कि उसका शोहर भी था, सल्तनत के अमीरों की बातों में आकर अपनी बादशाहत के तीसरे ही साल क्लियोपेट्रा को सल्तनत से बेदखल करके मिस्र से जलावतन कर दिया और हुकूमत का सारा निज़ाम खुद संभालने लगा। लेकिन अपनी कमसनी की वजह से वो ज़्यादा कामयाब न रहा। मलका क्लियोपेट्रा ने जलावतन होने के बाद शाम में अपना ले ली। वो फ़ौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दरअसल वो मिस्र की हुकूमत वापस लेने की ख्वाहिशमंद थी, जो कि इसके भाई के पास थी। जल्द ही मलका क्लियोपेट्रा को अंदाज़ा हो गया कि इसे अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत है और इसे ये सहारा जल्द ही रोम के ताकतवर बादशाह जूलियस सीजर की सूरत में नजर आया, जो कि इसके हुस्न का दीवाना था और इसके लिए दम भरता था। वो बहुत पहले एक बार क्लियोपेट्रा और उसके भाई के झगड़े के मामले में बतौर सालिस मिस्र आया था और क्लियोपेट्रा पर फिदा हो गया था और 2 साल तक मिस्र में ही मुकीम रहा था। क्लियोपेट्रा हसीन होने के साथ साथ बहुत ज़हीन और शातिर भी थी और वो ये सब जानती थी कि शहंशाह रोम इसकी जुल्फ़ का असीर है। चनाचे इसने उससे राह रस्म बढ़ाने का फ़ैसला किया और इसने अपने आप को एक कालीन में लपेटा और अपने ख़ास आदमी के वसीले से वो कालीन शहंशाह रोम के दरबार में पहुंचा दिया, जिसमें वो खुद भी मौजूद थी। इसने ये सब एक दाव के तौर पर खेला था, क्योंकि शहंशाह रोम अगर चाहता तो उसे पकड़कर उसके भाई के हवाले कर देता और वो उसे कत्ल कर देता। लेकिन मलका क्लियोपेट्रा को अपने हुस्न और शहंशाह रोम की हुस्न परस्ती पर मुकम्मल यकीन था और ऐसा ही हुआ। जब कालीन खोला गया तो इसमें क्लियोपेट्रा बाहर निकली तो शहंशाह रोम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया, जो इस बात की ज़मानत था कि उसका दाव काम कर गया है और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और जूलियस सीजर ने उसके भाई के मुकाबले में इसकी हमायत का ऐलान कर दिया। इसी दौरान जूलियस सीजर ने मिस्र में अपने खरीफ पोम्पाई का ताकुब किया और उसे मारकर रोम का ताकतवर तरीन बादशाह बन गया। उसके हमरा क्लियोपेट्रा भी थी, जिसने मौका गनीमत जानकर अपने भाई को भी जूलियस सीजर के हाथों रास्ते से हटवा दिया और अब उसके रास्ते हमवार थे। अपने भाई और शोहर यानी 14वें फ़िरौन को अपने रास्ते से हटवाने के बाद मलका क्लियोपेट्रा ने अपने आबाई तख्त संभाला और अपने आप को ख़ानदानी रवायत के मुताबिक देवी कहलाने लगी। थोड़े ही अरसे में हुकूमती मामला निपटाने के बाद वो जूलियस सीजर के पास वापस रोम चली गई, जो उस वक्त तक अपने बड़े हरीफ पोम्पाई को शिकस्त देकर तख्ते रोम का अकेला वारिस बन चुका था। वो रोम जाने के बाद वहीं की होकर रह गई और मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बनकर रह गया। इसी दौरान रोम के शहंशाह जूलियस सीजर को उसके ही एक दोस्त ने कत्ल कर दिया और मलका क्लियोपेट्रा ने शहंशाह रोम के मुंह बोले बेटे और नायब जनरल मार्क एंथनी से शादी कर ली और इसके 3 बच्चों की मां बनी। लेकिन ये ताल्लुक भी ज़्यादा देर तक साबित ना हुआ और इन दोनों के दरमियान बाकायदा एक जंग की वजह बना। लेकिन मलका क्लियोपेट्रा जंग के मैदान से फरार होकर एक गार में छुप गई और अपनी एक सहेली के जरिए मार्क एंथनी तक ये खबर पहुंचाई कि उसने मार्क एंथनी से बिछड़कर खुदकुशी कर ली है। इसी बात से दिल बर्दाश्त होकर मार्क एंथनी ने अपने सीने में तलवार उतारकर अपनी जान ले ली। जब यह खबर मलका क्लियोपेट्रा तक पहुंची तो उसने भी दिल बर्दाश्त होकर अपने आप को एक अफ्रीकी कोबरा से डसवा लिया और जानवर ना हो सकी
हाल ही में एक जर्मन तारीखदान ने यह दावा किया है कि क्लियोपेट्रा ने अपने आप को सांप से नहीं डसवाया था, बल्कि जहर खाकर खुदकुशी की थी। खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन मिस्र की तारीख का एक पुरस्कार बाब बंद हुआ। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली।